अब जयराम रमेश साहब का बयान है जो संसद में है कि नड्डा जी और रिजू जी दोनों ने राज्यसभा में सही बात नहीं बोली, कांग्रेस और हमारे नेताओं को बदनाम किया। उन्होंने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण देने के पक्ष में है, ये बिल्कुल झूठ है और इसीलिए हम विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रहे हैं। तो अगर ये झूठ है, वो दावा कर रहे हैं, तो फिर कर्नाटक में क्या हुआ? मतलब ये बात बहुत घूम फिर गोल गोल घूम रही है। नहीं, गोल गोल नहीं घूम रही विपिन जी, बहुत स्पष्ट है। जो कुछ हो रहा है कांग्रेस यही चाहती है। ये कांग्रेस को भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोई भी मतलब कोई भी। और कई बार हम पत्रकार लोग भी गड़बड़ करते हैं। जो नेता होते हैं वो तो मान लीजिए कि गड़बड़ का अवसर ही खोजते हैं। तो कह दिया जाता है कि देखिए कई राज्यों में पिछड़ों को, मुस्लिम हैं उनको भाजपा की सरकारें भी दे रही हैं। अब दरअसल वो अंतर भूल जाते हैं कि एक सेंट्रल की लिस्ट होती है ओबीसी की। अगर उसमें कोई मुस्लिम से भी आने वाला है तो वो सभी राज्य उसको देते हैं। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। और इस देश में इस संविधान ने सबको एक बराबर अधिकार दिया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। मुसलमानों के लिए बाकायदा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। मुसलमानों के लिए बाकायदा स्कॉलरशिप से लेकर ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं। अब लेकिन जरा दुर्भाग्य देखिए किस तरह से मुसलमानों को दिखाने के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं दिखाने के लिए, क्योंकि अगर दिखाने के लिए नहीं होता तो भाई सच्चर कमेटी से लेकर इतनी रिपोर्ट सब यही तो बता रही थी नहीं, कांग्रेस के शासन काल में मुसलमान और बेकार होता चला गया, और जाहिल हो गया, और गुर्बत में चला गया, और गरीबी में चला गया। अब स्थिति सोचिए क्या कहा उन्होंने। ये कोई आरक्षण नहीं दिया है। एक कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी करके को पूरा बिल का नाम मैं भूल रहा हूं, उसमें कैटेगरी 2 भी है। देवगौड़ा सरकार ने एससी एसटी के लिए 1 करोड़ तक के ठेके की बात की थी। पहले 50 लाख था, फिर 1 करोड़ हुआ, अब उसको बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया। उसमें कैटेगरी 2 बी में ओबीसी के तहत मुसलमानों को शामिल करके 4% दे दिया गया। अब एक चीज और सोचिए, बसवराज बोम्मई की सरकार आई थी तो जो पहले से चला आ रहा था, उन्होंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, मुसलमानों को अलग से ऐसे कैसे आप दे सकते हैं। तो उन्होंने 4% में से 2% लिंगायत और 2% वोक्कलिगा उन्हें दे दिया। डीके शिव कुमार वोक्कलिगा के नेता हैं, इसके बावजूद उनको मुसलमान नेता बनने का ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में जब पीएफआई पर बैन लगा था देश भर में, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। आप इसको जरा समझिए, लार्जर पर्सपेक्टिव इसको समझना होगा। देश भर में मुसलमान कांग्रेस को अपनी पहली पार्टी माने, इसके लिए कांग्रेस प्रयासरत है। हिंदू में तो रोज ही राहुल गांधी कहते हैं जाति जाति बांटो, ब्राह्मण बांटो, राजपूत बांटो, सवर्ण अवर्ण पिछड़ा अगड़ा, जाने क्या क्या वो बोलते हैं। वो तो राह चलते पत्रकार से पूछ लेते बताओ कौन जात हो तुम, और बेचारे ऐसे पत्रकार को पिटवा दिया जो पिछड़ी जात से आते हैं, जो ओबीसी कही जाती है। हालांकि यह भी बड़ा विचित्र है कि आज भी हमें देश में पिछड़ी जात या अगड़ी जात ये सब बहुत ही खराब शब्दावली का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ये है तो है। तो मुझे लगता है कांग्रेस ये चाहती है कि ये डिबेट हो, इसको आप समझिए। कोर्ट में गिर जाएगा, नहीं हो पाएगा, इससे उसे मतलब नहीं है। उसे मुसलमानों का भला करने से मतलब नहीं। चाहती है कि देश में चर्चा चले कि मुसलमान के लिए कौन सी पार्टी खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है। उसके लिए ये सारे काम कर रही। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें गोल गोल तो कुछ है नहीं। जी ठीक है, मौलाना साहब भी हमारे साथ है। मौलाना साहब, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन जिसके पीछे लड़ाई हो रही है, जिस मुसलमान के पीछे ये पूरी बात हो रही है, उसका क्या कहना है इस पे? देखिए विपिन जी, एक बात तो तय है कि इस देश की पूरी राजनीति का केंद्र बिंदु आज के टाइम में मुसलमान है। कोई मुसलमान को आरक्षण देकर रिझाने की बात कर रहा है, कोई मुसलमान का आरक्षण लेकर रिझाने की बात कर रहा है, कोई उसके खिलाफ कानून बनाकर रिझाने की बात कर रहा है, कोई उसके फेवर में कानून बनाकर लाकर जो है उसको साधने की बात कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि मुसलमान केंद्र बिंदु है। लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मैं भी इसके खिलाफ हूं कि मुसलमान को मुसलमान होने के नाते आरक्षण दिया जाए। ये कांग्रेस जो कर रही है, ये हमारे साथ आज पहली बार नहीं हुआ है। आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने जो भी किया है वो तारीख का हिस्सा है। मुसलमान आजादी के बाद नौकरियों में कहां था, विधानसभा में कहां था, पार्लियामेंट में कहां था, आज कहां है,
ये सब कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस ने हमें जिस जगह लाकर खड़ा कर दिया, उसकी जीती जागती मिसाल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। लास्ट में इन्होंने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का और ये कहा कि साहब मुसलमान तो दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। अरे 65 साल आप हुकूमत कर रहे हैं और मुसलमान आपको भर भर के वोट दे रहा है। ये कितनी शर्म की बात है आपके लिए कि 65 सालों में मुसलमान को आपने दलित से बदतर बना दिया। और उस पर सोने पे सुहागा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो आपने ला दी और बता भी दिया आपने, लेकिन उसके बाद भी 10-11 साल आपकी सरकार रही, आपने सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी जगह कांग्रेस की सरकार है, अगर आप मुसलमानों के प्रति ईमानदार हैं, तो जो सच्चर कमेटी की सिफारिशात है उन पर इंप्लीमेंट कर लीजिए, उनको लागू कर दीजिए। आप आरक्षण की बात मुसलमानों के लिए क्यों कर रहे हैं? सच्चर कमेटी ने तो मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। आप उनकी जो भी सिफारिशात हैं उस पर अमल दरामद कर लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन इनको मुसलमानों के लिए करना नहीं है, मुसलमानों का नाम लेकर राजनीति करनी है। आज का मुसलमान जागरूक है, मुसलमान समझ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज मुसलमान को जिस तरह कांग्रेस ने अछूत बनाकर छोड़ दिया, आज कांग्रेस जो है मुसलमानों के महलों में वोट मांगने नहीं जाती, मुसलमानों के नेताओं के साथ मंच साझा नहीं करती। यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, यही काम दिल्ली में केजरीवाल ने किया। इसकी बुनियाद राहुल गांधी जी ने डाली। राहुल गांधी ने जो दूरी बनाई मुसलमानों से हिंदू वोट लेने के लिए, वो अपने आप में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो कांग्रेस, जिसको हम भर भर के आजादी के बाद से 65 साल तक वोट देते रहे और ठीक है। अपना मसीहा समझते रहे, आज वो उसने हमें अछूत बनाकर छोड़ दिया। ठीक है पूजा जी, अब जिन्हें आरक्षण की बात पे पूरा हंगामा हो रहा है, सड़क से संसद तक बहस हो रही है, वही कह रहे हैं कि आपने उनका कभी ध्यान ही नहीं रखा। सबसे बड़ी बात, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा विपिन जी, मैं राजीव जी को आंसर करने से शुरू करना चाहूंगी, उसके बाद मैं भाई साहब को आंसर करूंगी। जब इन्होंने कहा कि हमने देश के दो टुकड़े कराए, तो कांग्रेस वो पार्टी थी जो भारतीयों के साथ खड़ी थी और देश के स्वाधीनता संग्राम में वो कर रही थी। और जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट दिया, तो आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आपके वीर सावरकर जिन्होंने टू नेशन थ्योरी जिन्ना का समर्थन दिया था। पूजा जी, ये हम थोड़ा बहस से दूसरी, आप पहले इनका जवाब दे लें, फिर राजीव जी की उस बात का जवाब दें, तो थोड़ा तारतम्य में जाएंगी चीजें। हाँ, मतलब सच्चर कमेटी कांग्रेस के शासनकाल में बनी गई थी और सच्चर कमेटी की 76 रिकमेंडेशन है, जिसमें से 72 रिकमेंडेशन मान ली गई थी और उनको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये कांग्रेस की सरकार है। और जहां तक आपने अभी बात नेहरू जी की थी, अभी आपने कहा नेहरू जी का, तो ये जो तोड़ मरोड़ के व्हाट्सएप ज्ञान आप टीवी पैनल्स पे बैठकर देते हैं, तो ये सोनीपत के दंगे के टाइम नेहरू जी ने जिन लोगों से कहा था कि उनको दंगाइयों को मारने से पहले मेरे खून से गुजरना पड़ेगा, इसको पाकिस्तान ने यूएन में यूज किया था कि देखिए मुसलमान डरे हुए हैं। तब नेहरू जी ने कहा था पाकिस्तान से कि मैं हिंदुओं का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और मैं भारत के लिए जीऊंगा और भारत को मरूंगा। ये वो प्रधानमंत्री नहीं थे जो कहते थे कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों में बांट देगी। 80-20 शमशान कब्रिस्तान ये तो कपड़ों से पहचाने जाते हैं। आप सौगाते मोदी के नाम पर सिर्फ उनको खजूर, सिर्फ उनको सेवैया, सिर्फ उनको एक जोड़ी सूट और एक जोड़ी कुर्ता पैजामा देने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि सामाजिक आर्थिक, आज बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है कि 56% मुसलमान आज भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आप नहीं चाहते कि उनके लिए उनके सामाजिक तो मैम, अभी पूजा जी, अभी लगभग मौलाना साहब ने यही बात की, वो इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब थोड़ा सा उस पर आंसर करें, मैं आपको जबरदस्ती घेरने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन हम नेहरू जी पे जाएंगे तो थोड़ा दूर चले जाएंगे। नहीं, मैं चाहूंगी कि मौलाना जी जो पूरे सांप्रदायिक हेमंता बिस्वा शर्मा जाके मियां मुसलमान कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कोई 80-20 कहता है, कोई शमशान कब्रिस्तान कहता है, कुंभ में आपको दुकान नहीं लगा देंगे। मैं चाहती हूँ कि मौलाना जी उस पर भी बोले और मैं चाहती हूँ कि मौलाना जी ये भी बोले कि क्या सौगाते मोदी के नाम पर आप लोग सिर्फ खजूर और सेवैया और ये लेकर मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए, सामाजिक आर्थिक अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी नौकरियों के लिए अगर कोई कदम लिए जा रहे हैं तो वो कैसे हुए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई धर्म आधारित आरक्षण नहीं है, ये उनकी बैकवर्डनेस, उनके पिछड़ेपन को दिए हुए, उनको कैटेगरी 2B में दिया गया और सिर्फ उनको नहीं दिया गया। यहाँ जो पूरी बात हो रही है, जिसको ये एंगल दिया जा रहा है, मैंने पहले भी कहा कि 74% बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया है,
कैटेगरी 1 ओबीसी को 4% दिया गया, कैटेगरी 2 ओबीसी को 15% दिया गया। ये सेक्शन 6 का वो 2B की बात जरूर कर रहे हैं, हालांकि ये अगेन एक टेक्निकल पॉइंट है, मुझे नहीं पता, आप कोई हमारे साथ इस तरह से विशेषज्ञ भी हैं नहीं। मैं थोड़ा सा मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट बस, मैं अपना पॉइंट जोड़ देता हूं, फिर आप उसे कंप्लीट कर दीजिएगा कि 2B में एक 8 लाख की लिमिट है, लेकिन इस पर्टिकुलर में सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए आय की कोई सीमा नहीं रखी गई। सिर्फ मैं इतना क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, वो भी रिपोर्ट्स के आधार पर। हाँ जी, हर्ष जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, उस पर तो सीधा जवाब आना चाहिए था। पूजा जी अच्छी प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष खूब रखती हैं। अब 2 बड़ी सिफारिशें सच्चर कमेटी। कमाल की बात यह कि वो कौन कह रहा है जिसका नाम उन्होंने लिया, हेमंत विश्व शर्मा, जो मियाँ असमिया कहते हैं, बड़ा साफ कहते हैं, मियाँ मतलब जो बाहर से है, असमिया मतलब जो वहां का है, भले ही वो मुसलमान हो। हेमंत विश्व शर्मा इसको कई बार बता चुके हैं, लेकिन क्या करते हैं वो कह रहे हैं मदरसों को समाप्त करके आधुनिक शिक्षा प्रणाली वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कहती है? मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या कहती है? मदरसों को आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हो उसकी बात अलग है, लेकिन साइंस पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए। सच्चर कमेटी की एक बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश ये है, यानी वो काम जो सच्चर कमेटी की सिफारिश में है उसका विरोध करते हैं कि अरे तो मुसलमानों को गलत ले जा रहा है। अरे भाई, उनको आप गणित पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, कलाम बनाएंगे तो ये अच्छा है बुरा है? दूसरा, स्किल सेट डेवलप कीजिए। मुसलमानों के पास बहुत से स्किल सेट हैं जो उनका इनहेरिटेंस है, विरासत है, उनको वो आता है बहुत अच्छे से। अब क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्किल सेट डेवलप कीजिए, साथ में उनको कर्ज उपलब्ध कराइए। क्यों नहीं कराया भैया आपने? वो भी मोदी सरकार के आने के बाद कर्ज उपलब्ध कराना है। सवाल यहां यह है कि क्या मुसलमानों के साथ खड़े दिखने की ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ये देश में जारी रहेगी? वरना ये कोई ठेके में कर देना, और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं मौलाना साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि इससे कोई मुसलमानों का और भला नहीं हो, लेकिन मुसलमानों का बड़ा वर्ग है जिसको लगता है कि भाई कांग्रेस हमारे लिए खड़ी हो गई, देखा वो कह रहे हैं कि हम तुमको ठेके में आरक्षण देंगे। और ठेके में आरक्षण, ये तो बहुत ही विचित्र है ना, कुछ और ढंग का काम किया होता। तो मुझे लगता है कि ये पूरी राजनीति प्रतीकों की है। सच्चर कमेटी की सिफारिश पर अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ किया होता तो मुसलमान बेहतर हालात में होते, और उनको अधिकार है, इस देश के हर नागरिक को एक बराबर कानून होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि ये डिबेट उस तरफ जाए, कोई भी हो, किसी के लिए भी एक बराबर कानून हो, देश बेहतर स्थिति में पहुंचे।